क्या सक्सेसफुल होने के लिए सरकारी नौकरी ही ज़रूरी है? बच्चा कैसे ही बस जॉब पाले और वो भी गवर्नमेंट। अब प्रेशर से बात आई सर, कुटाई कुटाई मतलब पिटाई। बंटी, हाँ 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 ना, वो कैप्टन बना है। हाँ हाँ। एक दिन मैंने उसमें इतनी बेहतरीन मार लगाई थी। 2017 में 18 बच्चों का बैच था, 18 बच्चे रिटन एग्जाम में पास हुए। कर तो रहा हूँ पर वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। हर आदमी कोई और जॉब चाह रहा है और जब वो सफल नहीं होता है तब लास्ट में आकर के टीचर बनता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे होंगे। कोई अपने घर में, कोई तूफान में, कोई बगान में या कोई चाय की दुकान में इस वीडियो को देख रहा होगा और इस वीडियो से कुछ समझ रहा होगा, जान रहा होगा और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपने आप को इम्प्रूव करेगा। आज जो सर हमारे साथ हैं, शख्सियत हमारे साथ हैं, वो टीचिंग लाइन में शिक्षक हैं और गुरु हैं, जो कि कई कई लोगों को उन्होंने पढ़ाया, कई लोगों की जॉब्स लगाई, कई की नौकरी लगाई है। तो मिलते हैं सर दिवाकर सर से। थैंक यू सर, थैंक यू सर, फॉर गिविंग टाइम सर। थैंक यू सर। सर जी सर। जो आपका मैं चर्चा बताई आपने, आपका मेन स्पेसिफिक आपका पर्टिकुलर टीचिंग ही है। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली 12th स्टैंडर्ड में जब मैं था तो मेरे दो दोस्त थे जो फेल हो गए। अच्छा। अब वो पढ़ नहीं रहे थे क्योंकि घर पे उनकी बैक अच्छी नहीं थी। तो 12th के बाद मैंने उनको सपोर्ट किया। अच्छा। मैंने कहा चलो पढ़ना स्टार्ट किया, तभी से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। क्या बात है। यानी बीएससी पार्ट 1 से मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ 2003 से। 2003 से पढ़ा रहे हो? जी, और डायरेक्ट मैंने 12th ही पढ़ाना स्टार्ट किया। अच्छा। उसके बाद ग्रेजुएशन में मेरे साथ एक रहते थे मेरे मित्र, तो मैं ग्रेजुएशन का फिजिक्स पढ़ के आता था और मैथ्स पढ़ के आता था। वो इकोनॉमिकली थोड़ा कमज़ोर थे, तो फिर मैं आकर के उन्हें सारे सब्जेक्ट पढ़ाता था। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, एग्जाम में मेरे 33 में से 27 आए और उनके 33 में से 30 आए पेपर में, फिजिक्स के में। क्या बात है। हाँ, मतलब जो मैंने पढ़ाया टीचिंग स्किल आपकी तगड़ी, मतलब एक्चुअली क्या हुआ, मैंने रिस्क लिया। एक न्यूमेरिकल था तो मैंने न्यूमेरिकल किया, उन्होंने थ्योरी का क्वेश्चन किया। अच्छा। उनका सही होगा, मेरे न्यूमेरिकल गलत हो गया। अच्छा। तो वो 3 नंबर हम लोग मेरे कट गए, उनके आगे। अच्छा। शुरू से ही मुझे रहा है कि कुछ सिखाया जाए नए तरीके से, और मैं समझ नहीं पाया अपने आप को। मुझे लगा कि बैंक में जाना चाहिए या उधर जाना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर वाकई एक शिक्षक शुरू से पनप रहा था, जिसे मैं बहुत देर में पहचान पाया। और जब मैंने पहली बार एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया तो वहाँ से मैं भगवान की कृपा से सेलेक्ट होता चला गया और हमेशा सेलेक्ट होते चले गए। और आपके पास ऑप्शन थे कि किस जॉब में मैं तैयारी, इसमें जाऊँ, इसमें जाऊँ, इसमें जाऊँ, इसमें जाऊँ। मैंने कहीं कभी कोई तैयारी नहीं की किसी भी जॉब की। अपना केवल स्कूलिंग के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया और गांव में भी कई साल पढ़ाया। आगरा आना, हमारे एक ताऊ जी के बेटे थे, उन्होंने आगरा इनवाइट किया कि भैया यहाँ आ जाओ, यहाँ कोचिंग करेंगे। तो 2009 में मैं आगरा आया था और आगरा ने बहुत सारा प्यार दिया। आगरा के बच्चे बहुत अच्छे थे। तो सर पहले मैं जानना चाहूँगा कि सारी संघर्षात, तो आपको टीचिंग एक्सीडेंटल मिल गई? मतलब हाँ। आपने खुद से नहीं चाहिए, आपको एक्सीडेंटल मिल गया? आपका वैसे लक्ष्य क्या था बनने का? नहीं, लक्ष्य तो हमारा, अब लक्ष्य तो सबका कुछ ना कुछ होता ही है, कुछ तो होगा। शुरू में जब हम 12th स्टैंडर्ड पर थे तो मुझे डिफेंस बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा। और डिफेंस का मैंने ट्राई भी किया था एक बार, एयरफोर्स का एग्जाम दिया, लेकिन मैं उसको क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसका मेन वजह थी इंग्लिश। हम ग्रामीण परिसर में इंग्लिश बहुत कमज़ोर रहती है, तो इंग्लिश के पेपर में मैं फेल हो गया था। अच्छा जी। उसके बाद दूसरे अटेम्प्ट में जब मैं जाने की कोशिश कर रहा था तो मेरे साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई कि मैं पहुंच ही नहीं पाया। मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरा फ्रेंड लेके चला गया कहीं दूसरी जगह, तो मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा पाया। फिर उसके बाद उसी समय से मैंने सोचा कि मुझे पूरा अनुभव है, क्या करना है। तो मेरे साथ 2 बच्चे जिन्हें मैं पढ़ाता था उसी समय, मैंने उनको प्रिपरेशन कराई। अच्छा। एयरफोर्स एक्सट्रेड की। कितनी उम्र थी आप उस टाइम? उस समय मैं रहा हूँ कोई ऐसी 19 साल का या 20 साल का। तो आप खुद के पेपर हुआ नहीं, आप फिर बोले दूसरों पढ़ाऊंगा? हाँ, 18 या 19 साल का रहा। तो मैंने उन दोनों बच्चों को घर पर ट्रीट किया और ईश्वर की कृपा से उनने भी मेहनत की। और 20 या 21 में बोलो, मैं नहीं 9-10 में था, तो ऐसे ही लग गए, लगभग वो 9-10 के करीब ही लग गए थे। लग गए? वो हाँ। लग गए। पहले वही बच्चे थे जो मेरे ग्रामीण परिसर से, दोनों सेलेक्ट हो गए। अच्छा, ग्रामीण में सेलेक्ट करवा दिया उनको? फिर मैं यहाँ आया। मतलब ये सर आपकी जो पुरानी स्टोरी मैच करें, आपके स्कूल से और आपके ग्रामीण से, गांव से, आपकी टीचिंग में आपको एक्सेलेंस मिल रही है। बिल्कुल। मैं शुरू से इसी में शायद परफेक्ट था, लेकिन मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा था। मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में ही था, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं कहीं और चला जाऊं। लेकिन वो वाकई टीचिंग में ही अगर मैं शुरू से जाता
तो जो इतने लंबे समय बाद मेरी जॉब लगी 2015 में, शायद नहीं लगती, बहुत जल्दी लग जाती। मतलब वो 27 और 30 वाला जो चक्कर है, हाँ। इसमें 30 दूसरों के लिए आप आ रहे हो, दैट मीन्स टीचिंग में आपकी मेन में मतलब पकड़ हासिल थी। बिल्कुल बिल्कुल। कितने साल लगे सर आपको जानने में कि मैं टीचिंग में मेरी पकड़ है? 2009 में मैं यहाँ आया और 10 में मैंने फिर 2-4 बच्चे लग गए मेरे, तो मैंने फिर छोड़ दिया किसी और फील्ड में जाने का। मैंने इसी को करेंगे और टीचिंग में ही अपना बिजनेस भी करेंगे, और बिजनेस नहीं, बिजनेस के उद्देश्य से, हालांकि मैंने कभी पढ़ाया ही नहीं, मैंने सिखाने के उद्देश्य से ही पढ़ाया। बच्चे सीखें और सीख करके, अच्छा एक्चुअली होता क्या है, मैं जब देखता हूँ तो बच्चे उन चीज़ों को समझ नहीं रहे होते हैं। आजकल टीचिंग में टीचर क्या रटाने की कोशिश कर रहा है, मैंने उन्हें कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की। जैसे कि कोई, अगर हम कोई कॉन्सेप्ट लें जो सबको समझ में आया। हाँ, नहीं, कोई भी कॉन्सेप्ट आप ले लीजिए, फिजिक्स या मैथ्स का, बच्चे को ये पता ही नहीं है कि आखिर नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर क्या है। अभी जैसे मैं अपने मानव, मेरा बेटा है, उसकी बुक मैंने देखी तो मैडम ने लिखा दिया कि 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। और एक्चुअली एनसीईआरटी ये नहीं कहता है, नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होते हैं। अगर 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर नेचुरल नंबर होंगे तो फिर 11 ही होगा, 21 तो होगा नहीं, क्योंकि 21 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। 21 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, 2 से स्टार्ट हो रहा है। अगर उसे हम कहेंगे काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो वही एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनेगा बच्चे का। लेकिन अब फिर मैं गया तो मैंने उनसे बोला और उन्होंने सॉरी कह दिया। मैंने कि मैडम मैं तो आ गया, तब आपने मुझे एक्सक्यूज दे दिया, लेकिन इस बच्चे को अगर मैं नहीं होता और कोई पिता होता जो जानता नहीं है तो वो तो यही समझता ना, और बच्चे ऐसे ही समझते रहते हैं। तो सारे बच्चे यही पढ़ते हैं, बड़े ऐसे होते हैं। हाँ, ऐसे कई कॉन्सेप्ट टीचर्स जो है सिखाते नहीं हैं, केवल रटाने की कोशिश करते हैं बच्चों को। तो मैंने बहुत कॉन्सेप्चुअली बच्चों को पढ़ाया और बच्चे सफल होते गए, बच्चों ने मेहनत की। तो आपको मतलब इसमें लगता है एफर्टलेस भी, मज़ा भी आता होगा उसमें पढ़ाने में आपको? बिल्कुल, मेरा काम ही है सीखना और सिखाना। अच्छा। मैं दिन भर, अगर आप कभी भी आएंगे, मैं अभी भी जब आप आए थे तो मैं पढ़ ही रहा था। मैं अब भी पढ़ता हूँ और उसी के बाद पढ़ाता हूँ। मतलब आपको मज़ा आता है इसमें? बिल्कुल, सीखने में। मेरा मेन सब्जेक्ट, मैं एमएड और एमएससी मैथमेटिक्स में हूँ, रिसर्च भी पीएचडी का भी किया था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाई। लेकिन मैंने उसके बावजूद ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सबको अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अच्छा, बुक्स पढ़ता रहता हूँ। आप बिल्कुल साइंस की स्टूडेंट हो आप? बिल्कुल, बच्चों को मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूँ। अच्छा। हो सकता है उतना एफिएट नहीं पढ़ा पाऊँ जितना बहुत अच्छे टीचर्स पढ़ा सकते हैं जो उसी में डॉक्टरेट हैं। हाँ। लेकिन फिर भी मैंने जितना लेवल का समझना चाहिए नॉर्मल, वो मैंने हिस्ट्री को बहुत अच्छे बुक्स ला करके घर पे पढ़ा, ज्योग्राफी भी पढ़ा। जब मुझे पढ़ने में ही इंटरेस्ट ले रहा है, मतलब उससे समझ में आता है ना क्या चीज़ें हैं। मुझे लगा साइंस में तो हम अब उसका इतना प्रैक्टिकल यूज है साइंस का, लेकिन हिस्ट्री में हमें पता चलेगा पीछे क्या जाना है, हमें क्या हुआ हमारे साथ, तो वो जानने की मेरी उत्सुकता थी। मतलब हिस्ट्री में अगर मैं आपसे पूछूं, एक बात पूछूं, कोई हिस्ट्री में कोई किस्सा, कोई कहानी क्या ये इससे और आज की लाइफ में इसको हम कंपेयर करें यार, उस कहानी को हम आज लेके आए तो बच्चा कुछ सीख सकता है, हम कुछ सीख सकते हैं। कोई ऐसा कोई कंसेप्ट है हिस्ट्री का, कोई आपको लगता है? काफ़ी कॉन्सेप्ट हैं हिस्ट्री के। जैसे कि अगर हम देखें, हम ज़्यादा एंशियंट में जाएं, हाँ, तो एंशियंट हिस्ट्री में जो हमारे मुगल का, सॉरी क्या नाम है, गुप्त साम्राज्य था, हाँ, और हमारा जो है मौर्य साम्राज्य था, उनमें जो रूल्स थे, इकोनॉमिक्स बुक कौटिल्य ने लिखी, आज तक पॉलिटिक्स में उन्हीं के रूल्स फॉलो हो रहे हैं। अच्छा, आज तक। तो सही तो बोलते हैं अंग्रेज फॉलो करवा रहे हैं तो जी नहीं, जो हाँ अंग्रेजों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनमें भी उसकी झलक थी। अच्छा। और आज भी, अब तो बहुत सी चीजें हम लोग बदल रहे हैं, अब तो बीएनएस बन गया, भारतीय न्याय संहिता, तो उसमें उसी की झलक है। अच्छा। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनमें पुराने ही ग्रंथों की झलक मिलती है। अच्छा। हाँ, इसीलिए इन चीजों को मुझे जानना था, इसलिए मैंने हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया। रूट क्या है इसकी? बिल्कुल, ज्योग्राफी जानना कि कहाँ पे। अब एक्चुअली आप समझेंगे, जब मैं साइंस का स्टूडेंट था तो मूवी आई थी एक राज, मालूम हुआ, तो ऊटी उसमें प्लेस था जहाँ पे वो लोग घूमने गए थे। वो इमरान हाशमी वाली? नहीं, राज सबसे पहले डिनो मोरिया वाली। जी, तो मुझे लगा कि ऊटी वहाँ मैंने देखा, इसमें क्या नाम है, पहाड़ वगैरह हैं, तो दिमाग एकदम गया कि ये तो जम्मू कश्मीर में होगा। लेकिन जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ी तब पता चला कि उटकमंडम तो तमिलनाडु में है। उटकमंडम स्थान जो है, जिसे हम ऊटी कहते हैं, एक पर्यटन स्थल है, तो वो तो तमिलनाडु में है। तो कितना अंतर है, कहाँ मैं सोच रहा हूँ और कहाँ में निकल रहा है। तो ये ऐसी नॉलेज मुझे लेनी थी, इसीलिए मैंने मैथ्स से इन चीज़ों में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैथ्स तो पढ़ता ही हूँ। अच्छा,
तो मतलब अभी नौकरियां और इम्प्रूवमेंट और लोग बढ़ते आ रहे हैं। अब हम अभी मैं कंट्रोवर्शियल या एक बड़ी जो टॉपिक पूछने जा रहा हूँ, क्या सक्सेसफुल होने के लिए सरकारी नौकरी ही ज़रूरी है या नहीं है? नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा और ना मैं बच्चों से कहता हूँ। आप नॉलेज लीजिए, अगर आपके पास नॉलेज है। हाँ, रूरल समाज में या ग्रामीण परिसर में ये सोच है आप कितने ही टैलेंटेड क्यों नहीं है, अगर आप सरकारी जॉब नहीं करते हैं तो आप सक्सेस नहीं माने जाएंगे। ये मिथ है ये कि नहीं, ये सच्चाई तो नहीं है, लेकिन ये मिथ है, उनके दिमाग में ये बना हुआ है कि अगर आप सरकारी जॉब कर रहे हैं तो आप सफल हैं और आप सरकारी जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप असफल हैं। मीन्स जो ग्रामीण लोगों में जितने भी लोग हैं या मतलब जो छोटे शहर से हैं, तो उनके अंदर जो लोग सुन रहे हैं हमारे साथ में, हाँ, जो ग्रामीण भी हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, छोटे शहर वाले भी हो सकते हैं, तो ये मिथ है कि भैया आप सरकारी जॉब पाके आप शहंशाह नहीं बन जाओगे, आप कहीं की मतलब हीरो नहीं बन जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल और सही बात। आप मतलब बोलते ना गांव में वर्ड से हाँ, रोला जम गया हमारा। ऐसा कोई रोला नहीं जमने वाला है। आप नॉलेज लीजिए, नॉलेज लेंगे तो बहुत अच्छा है। नॉलेज लेंगे तो आप कहीं से भी कमा सकते हैं, कहीं से भी कमा सकते हैं। अभी कहीं से आपने बोला कहीं से भी कमा सकते हैं ना जी। अब आदमी कहता है कि अब मान के चलो अभी पंकज है, मान के लड़के का नाम पंकज है, हाँ, गांव का है, अब बोले यहाँ पर ना फैक्ट्री है, लेट से आगरा ले लेते हैं, ठीक है, ना फैक्ट्री है, ना ड्यू टू ताजमहल देयर इज नो फैक्ट्री ठीक है, इन अवर प्लेस, बिल्कुल, ना फैक्ट्री है, ना कोई संसाधन है, ना कोई एम्प्लॉयमेंट एक्स्ट्रा है, या तो बिजनेसमैन बड़ा होगा वही काम कर सकता है जो पहले चलता आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो बोल रहा है मेरे पास नॉलेज है, मैं पढ़ भी लूंगा, अब मैं क्या करूंगा, सरकारी नौकरी नहीं हुई तो मैं क्या करूंगा भाई? बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा नॉलेज है, हाँ, उसको जिस सब्जेक्ट की नॉलेज है, आजकल तो यूट्यूब के माध्यम से इतनी क्लासेस चल रही हैं, वो उस सब्जेक्ट को दे करके इनकम कर सकता है। क्या नहीं कर रहे हैं लोग? फिजिक्स वाला है या अदर हैं, वो यूट्यूब पे अपने वीडियो रिकॉर्ड करके अगर आप में टैलेंटेड तो आप कर सकते हैं। एक जरिए की भी हो गया, बिल्कुल, इसके जरिए आप कमा सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? एक जो सुन रहा है मतलब उसको एक जरिए मिल गया, ऐसे बनाओ। मैं कह रहा हूँ एजुकेशन कभी भी किसी भी जगह से ली गई एजुकेशन कभी वेस्ट नहीं जाती। सर दोबारा से बोलिए, ये जो ब्रैकेट क्लोज करना है, एजुकेशन कहीं से ली गई, कहीं से भी किसी भी माध्यम से ली गई हो, कभी वेस्ट नहीं जाती, कभी न कभी जीवन में उसका उपयोग होगा। ये 100% सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जो लोग उसमें सोच रहे हैं कि भैया सरकारी नौकरी नहीं तो जिंदगी खत्म, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, अगर आपके पास ज्ञान है तो इट विल बी यूज्ड आफ्टर सम टाइम। जब मेरी सरकारी जॉब नहीं थी उससे पहले मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं ना सरकारी जॉब मिले, लेकिन मैंने जो आपको बताया, मेरे माँ बाप ग्रामीण परिसर से हैं, उनका मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, सोच। और दूसरा क्या है कि वहाँ के लोग मेरे गांव के आसपास के रीजन में शायद 12th में मैं पहला फर्स्ट डिवीजन कैंडिडेट था। अच्छा, 12th स्टैंडर्ड में। तो उन लोगों अपने बच्चों को एग्जाम्पल दिया करते थे कि देखो वो लड़का है कितना पढ़ता है। अब वो लोग गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे थे। जब मैं इतने समय से जॉब नहीं पाई, क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा था, जॉब की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं था, मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट था, तो उन लोगों ने गलत एग्जाम्पल सेट करना स्टार्ट कर दिया। जब वो पढ़ के कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या कर लोगे? तब मैंने सोचा अब 100% एक जॉब तो लगानी ही है। अच्छा, नहीं तो समाज में एक गलत संदेश जाएगा। अच्छा, वो पढ़ की तरह पढ़ के भी कुछ नहीं कर पाए। मतलब मैं यहाँ कमा रहा हूँ, उस समय भी मैं कम से कम 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कमा रहा था ट्यूशन का, लेकिन लोग कहे कि गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाए, तो आप वो नहीं कर पाए तो तुम क्या कर लोगे, काय को मेहनत कर रहे हो? मतलब पैरामीटर सेट कर दिया है। अगर वही जो हमने अभी मिथ की बात की, बिल्कुल, गवर्नमेंट जॉब है तो आप सक्सेसफुल हो, नहीं है तो नहीं हो। दैट मींस दिवाकर सर ने नहीं की, तो ये इन्होंने नहीं किया तो तुम क्या करोगे, क्या कर लोगे? अच्छा, तो इसीलिए मैंने सोचा पहले जॉब लगाना जरूरी है, उसके बाद ये करेंगे, जिससे कि कम से कम वहाँ जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं और गार्जियन उसको डिमोलाइज कर दे रहा है कि वो नहीं कर पाया, इतना टैलेंटेड बंदा था तो तुम कैसे कर लोगे। तो इसीलिए मैंने जॉब के लिए ट्राई किया और पहली जॉब नवोदय में मिली मुझे, और उसके बाद तो फिर राजस्थान टीजीटी हुआ, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, और अभी जो है मेरा वो भी कोर्ट से क्लियर होकर के ये अपने दिखाने के लिए है बस आपने। हाँ, बिल्कुल। आपको ये नहीं कि मतलब यार मेरे को सरकारी जॉब पानी है, ये मुझे नवोदय में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, उस समय जब मैं गया था ज्वाइन करने, उसी के कुछ देर बाद ये जॉब मिल गई थी मुझे जो अभी मैं कर रहा हूँ। 1 लाख रुपए तो वापस करके गया था मैं बच्चों का, एडवांस जो मेरे पास ट्यूशन का था। अच्छा जी, मैंने कहा भाई मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अगर किसी और दूसरे को मैं कोचिंग दे रहा हूँ, अगर आप उससे पढ़ना चाह रहे हैं, तो बच्चों ने मना कर दिया। तो मैं 1 लाख रुपए राइट वापस करके बच्चों को गया था। इसका मतलब मैं कमा उस समय भी रहा था,
लेकिन केवल मुझे जॉब इसीलिए करनी पड़ी जिससे जो समाज में गलत संदेश जा रहा था मेरे लोकेलिटी में दिखाने के लिए उनको, उसको मैंने कहा कि नहीं, सेट ये कर लो कि जॉब तो ले ही लो। मैं तब भी सर वो सब उस तरीके से आपने एक्शन करके दिखाया तो वो समझ जाए, ऐसे दिखाया। मगर गार्जियन को हमें ये बताना पड़ेगा कि ये जो राइट पैरामीटर नहीं है, राइट पैरामीटर नहीं है गार्जियंस को। अच्छा, एक और चीज़ गार्जियंस को समझनी पड़ेगी। गार्जियंस 12th के बाद ही बच्चे से ये उम्मीद करने लगता है कि बच्चा कुछ कमा के देने लगे। ये गार्जियंस को सोच हटानी पड़ेगी। दूसरा, गार्जियंस ये सोचता है कि कोचिंग में अगर बच्चा 2 महीने के लिए गया है या एक बार गया है तो अगले बार उसे रिजल्ट मिल जाना चाहिए। हर बच्चे की वो कैपेसिटी नहीं होती है। गार्जियंस को समझना होगा कोई भी चीज़ धीरे ही धीरे बच्चे के दिमाग में सेट होगी। धीरे धीरे आया हुआ धन और धीरे धीरे आई हुई शिक्षा हमेशा स्थायी होती है, वो कभी नष्ट नहीं होती। डायलॉग को दोबारा हम रिपीट करेंगे, धीरे धीरे आया हुआ धन और धीरे धीरे आई हुई शिक्षा हमेशा स्टेबल होगी, स्टेबल रहेगी। जल्दी से आया हुआ धन और जल्दी से आई हुई शिक्षा हमेशा खतरनाक होती है। वो आपको डुबा भी सकती है और भगवान ने चाहा तो अच्छा भी कर सकती है। इसीलिए लेकिन धीरे धीरे एजुकेशन को लेना चाहिए। तो सर अब हम एक लास्ट पैरामीटर पे ये बात करेंगे, मतलब हमने फिक्स कर लिया कि ये ऐसे कोई वो नहीं है कि आप सरकारी जॉब लग जाए आपकी तो आप तूफान उठा दोगे, रौला जम जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं ऐसा। और जो गार्जियन है उनको समझना पड़ेगा कि देयर इज मल्टीपल ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन है। सर हम देख यूट्यूब तक हमने ऑप्शन कहा तो ये नॉर्मल ऑप्शन, ऐसे और कौन सा ऑप्शन है? ये बोलेंगे यार यूट्यूब वीडियो में बनानी नहीं आती, कैमरा नहीं है, ये नहीं है, तो और कैसे ऑप्शन रहेंगे? देखो, मैंने तो उस ऑप्शन की बात की जिसमें अगर आप पढ़ने से रिलेटेड हैं तो आप पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कोई जरूरी थोड़ी है हर बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ने में ही हो। शुरू से उसका इंटरेस्ट किसी दुकान को चलाने में रहता है, किसी अदर बिजनेस करने में रहता है, गेम्स में रहता है। तो गार्जियंस को समझना चाहिए बच्चा अगर गेम्स में इंटरेस्टेड है तो बच्चे को गेम्स की तरफ ले जाइए। मैं मानता हूं कि सफलता के चांसेस आजकल गेम्स में अभी इंडिया में इतना नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर प्रयास करेंगे तो शायद हो जाए अच्छा। गेम्स कोटे से आजकल जॉब भी मिलती हैं। अभी मालूम होगा आपने रिंकू सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बना दिया केवल क्रिकेट बेसिस पर, तो उनसे भी अच्छा हो सकता है। हमेशा काम भी हुआ, काम भी हुआ। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा पास करनी होती है और उन्हें बना दिया गेम्स कोटे से। तो ऐसा नहीं है, गेम से भी आप जा सकते हैं, तमाम ऑप्शन हैं। लेकिन हमें क्या है, एक माइंड से अच्छा लोकल बच्चे का मिडिल क्लास बच्चा कहना चाहिए। मिडिल क्लास बच्चा, एक हायर फैमिली और एक लोअर फैमिली है, तो मिडिल क्लास बच्चे की मोस्टली रिक्वायरमेंट ये होती है उसके गार्जियंस की कि बच्चा कैसे ही बस जॉब पाले और वो भी गवर्नमेंट, ये उसकी होती है। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, इससे मानसिक प्रेशर होता है। आप देख रहे हैं बच्चे कितने डेथ कर लेते हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं बेचारे, केवल इसी प्रेशर में। इसी पे मतलब बच्चे की ज़िंदगी का फेलियर और सक्सेस का हम वैल्यू लगा देते हैं, गार्ड लगा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर उसने कोचिंग जाके कुछ समझ में नहीं आया या कोचिंग वाले सर से समझ में नहीं आया या पेपर में फेल हो गया तो उसको पूरा समाज, जो मिडिल क्लास समाज या ये जो ग्रामीण समाज है, उसको फेलियर घोषित कर देता है। तो आपको भी घोषित कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल कि भैया आप इतना पढ़ाई की और ये क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, कुछ नहीं कर रहा। अरे क्या क्या नहीं झेला है भाई साहब, हमारे तो माँ बाप भी कहने लगे थे अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अच्छा तुम यही करते रहोगे, ट्यूशन नहीं पढ़ा पाओगे। तो ऐसा रहता है, ट्यूशन नहीं पढ़ा पाओगे। हाँ, ट्यूशन ही पढ़ा पाओगे, मतलब वो एक वो डाल दिया, नहीं लग रही है, वो ठप्पड़ डाल दिया तो ये तो ऐसी है। हाँ, ये यही रहता है। अच्छा, उस समय टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी तो हम ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाए, और शायद या हमारा ऐसा माइंड सेट ही नहीं था कि मैं पैसे कमाने। मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरा केवल एजुकेशन का यही एम है कि मैं बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा पाऊँ। मैं 200 रुपये में 3 घंटे पढ़ाया है मैंने। मैं 200 ही रुपये लेता हूँ, 3 घंटे पढ़ा रहा हूँ, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों पढ़ा रहा हूँ 200 रुपये में ही। तो मेरा ऐसा कोई बिल्कुल माइंड सेट नहीं था कि मुझे इनकम करना है। मैं केवल सिखाना चाह रहा था, अगर बच्चा अगर सीख जाएगा तो आगे 100% कुछ न कुछ कर ही लेगा, वो ऑटोमेटिक आपको मिल ही जाएगा। हाँ, मिल बाद में। तो सर लास्ट में बात, मुझे लगता है इसके लिए इस टॉपिक के ऊपर हम कितना खींचेंगे वो खत्म नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। मैं लास्ट ये कहूँगा, देयर इज इनसिक्योरिटी इन ऑल द विलेजेस, और जो मिडिल क्लास सोसाइटी के अंदर कि जॉब मिल जाए हमें, उसको ये सब कुछ हो जाएगा। अगर आपकी इंटरेस्ट है, अगर आपका कोई रुझान है, अगर उसके अंदर बच्चे जाता है तो उसमें ज़्यादा अच्छा कर जाएगा। बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। आप जैसे अगर आप जॉब लगा रहे हो, उसकी सैलरी मान लो लेट्स से 40,000, उसमें 40,000 मिलेगी, और वो मार पीट के आपको भगा रहे हो, लात मार रहे हो, जा चल जग सुबह ये जा रहे हो, उसको रुझान ही उसके अंदर नहीं है। वो पढ़ के भी गधा बनेगा। वो आज अगर ऑफिसर बन भी गया, कुछ भी बना, तो वो गधा ऑफिसर बनेगा, क्योंकि उसको
लपेटा के मारा गया है। मतलब हम जैसे लोग जिन चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं शायद वो 3 इडियट मूवी में बहुत अच्छी से बताया गया है। हाँ 3 इडियट मूवी में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि जो बच्चा करना चाह रहा है उसको वो करने दीजिए। वही बात है, वो शेर को आप मार के उस पर खड़ा कर रहे हो। बिल्कुल, उसने एग्जाम्पल भी दिया था कि सचिन तेंदुलकर को कहते कि गायकार बन जाओ, तो कैसे बन जाता। तो ऐसी ही कुछ घटनाएं हो जाती हैं समाज और में। म्यूजिक में और आर्ट्स में बोलते हैं कि नचनिया बनेगा, हाँ हाँ, गवैया बनेगा, गवैया बनेगा, ये बनेगा। और आई थिंक वो 40,000 से वो 4 लाख 40 लाख भी कमा जा सकता है, बिल्कुल जा बट सकता दे आर इनसिक्योर के उतना नहीं कमा सकते। दे अर्न बस 40,000 कमा लो, सरकारी जॉब का ठप्पा लगा लो, गवर्नमेंट ठप्पा लगा लो और दैट्स इट। आप, मैं तो ये कह रहा हूँ अभी भी इतनी लोगों की, खैर अब तो खैर बदल रहा है जमाना, नहीं तो कुछ समय पहले लोग क्या थे, बीटेक वाले को भी कुछ नहीं समझते थे। अरे क्या प्राइवेट जॉब कर रहा है अब सर अभी भी बोलते हैं। अभी भी बोलते हैं ना। और जबकि वो गवर्नमेंट जॉब से लाख गुना बेहतर कमा रहा है, लेकिन नहीं, वो प्राइवेट जॉब कर रहा है। तो कोई किस्सा हुआ आपके ट्यूशन में से कोई बच्चा पढ़ने आया और वो फेल हो गया हो, जॉब मिल गई, पेरेंट्स लड़ने आपसे आगे, कुछ ऐसा हुआ? देखिए, मैं भी अपनी कुछ कमियां बताऊं आपको। एक बार 12th स्टैंडर्ड में मैं पढ़ाता था, तो बच्चे बहुत कमज़ोर थे 11th में। हाँ हाँ। मैंने 11th में 4-5 बच्चे फेल कर दिए। अच्छा। हाँ, तो मैनेजमेंट का प्रेशर आया मेरे पास कि अरे ऐसे मतलब 12th में आप पढ़ाते थे? 11th में स्कूल में पढ़ाते थे? स्कूल में। अभी 2015 की बात है? नहीं, 2015 से पहले ही यहीं अच्छा अच्छा। इंटर कॉलेज में पढ़ाता था। तो वहाँ 4-5 बच्चे बहुत कमज़ोर थे। अब वो मैंने फेल कर दिए। फेल इन सेंस मतलब कैसे, मतलब चेकिंग? 11th, हाँ। अच्छा। एक्चुअली मैंने जानबूझ के नहीं, उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, तो मैंने मार्क्स दिए ही नहीं। हाँ। अब मैनेजमेंट ने कहा अरे थोड़ा सा पोलाइटली चेक करके इन्हें पास आउट कर देते। हाँ तो मैंने कहा चलो एक री एग्जाम ले लेते हैं, हाँ तो उसमें थोड़ा सा नॉर्मल पेपर रखेंगे। हाँ। तो मैंने नॉर्मल पेपर रखा, फिर भी 1-2 बच्चे उसमें फेल हो ही गए। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा सर इनको तो मत लो, ये बिल्कुल ही। अब मैं बताऊं कि उसमें एक बच्चा था, उसने मुझसे ये कहा कि सर प्लीज़ आप मुझे फेल मत करिए, मेरा कोई टारगेट नहीं है कि मैं आगे पढ़ूं, मेरी जॉब तैयार है। अच्छा जी। अब होता क्या है कि उसे मृतक आश्रित में जॉब मिलनी थी, केवल 12th पास करना था उसे। मृतक मतलब जो डॉमेट जो उसके पिताजी खत्म हो गए थे, तो उसके बदले उसे जॉब मिलनी थी, मृतक आश्रित इसको। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक हाँ है जी, गवर्नमेंट जॉब। हाँ। तो फिर उसने 12th पास कर ली। अच्छा। अब कैसे भी की हो, हाँ। और वो जॉब लग गया। अभी मुझे एक बार रोडवेज में परिचालक है, कंडक्टर है, तो मुझे मिला था। अच्छा। अब मैंने लगा बताइए अगर मैं इसे उस समय पास आउट नहीं करता, हाँ। तो बेचारा ये फिर जॉब के लिए रह जाता। हाँ। तो कभी कभी हार्डनेस भी थोड़ा सा लगता है कि कहाँ गलत हो जाता उस बच्चे के साथ शायद, लेकिन नहीं, आज वो कर रहा है। तो उसने भी अपना सही टारगेट चुन लिया कि मुझे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, मुझे परिचालक ही बनना है मृतक आश्रित में, और शायद उसके घर वालों ने उसे सपोर्ट किया, वो बन गया। तो मुझे लगता है सर, क्या पता उसके पास ज़्यादा ज्ञान होता तो उससे ज़्यादा अच्छा कर पाता। अच्छा कर पाता। क्या बिल्कुल पता सही। वो जो कंडक्टर बना है वो बसों के मालिक बन जाता, बसों का 4 मालिक बिल्कुल बन जाता। क्या वही पता? तो बिल्कुल, लेकिन वो पारिवारिक प्रेशर उस पर रहा होगा ना कि तू मृतक आश्रित की जॉब ले ले, हाँ। तो उसने वही किया। तो ये फैमिली का इतना प्रेशर, फैमिली समाज का इतना प्रेशर, क्योंकि एक जत्था है और ये जत्था बड़ा है, छोटा नहीं है। मतलब रिचेस तो बहुत थोड़े कम है क्वांटिटी में, हमारी जो मिडिल क्लास है ये से पॉपुलेशन भरमार है मासिस में। बिल्कुल। और ये मासिस जो जब आपके ऊपर रखती है, दम रखती है, तो आप दबते हो। जत्था ही प्रभाव छोड़ सकता है, एक हाँ। आदमी कैसे छोड़ लेगा? एक आदमी तो वो छोड़ पाएगा जो बहुत रिचेस्ट है या बहुत कुछ कर गया है। तो वो प्रेशर करती है कि आप या तो मरो, कटो, या आप अपनी जान लो, कुछ भी करो, मैं जॉब लेके आओ, बिल्कुल, वरना आप लाइफ में फेलियर कहलाओगे आप। फेलियर के अलावा। और ये सब लोगों को परेशान करता है, और वो लोग इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं, सोचते हैं यार हम तो ज़िंदगी खत्म, अब तुम कुछ नहीं करेंगे। और इनसे कई घटनाएं हो जाती हैं, लोगों को शायद इससे बचना चाहिए, बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। बच्चे आराम से सीखेंगे धीरे धीरे। अभी भी एक बच्चा मेरे पास आता है, उसके फादर मुझे पर डे फ़ोन करते हैं, आप ये मान लो 1 या 2 दिन में फ़ोन कर ही लेंगे, बच्चा कैसा पढ़ रहा है। अब मैं उन्हें समझाता हूँ कि आप उसे पढ़ने दीजिए, उसका बेसिक्स इतना कमज़ोर है कि उसको बहुत दिन में समझ में आएगा। अगर आप में इतना पेशेंस हो तो इस बच्चे को पढ़ाइए, अदरवाइज आप उस पर बेकार का प्रेशर दें तो आप आई थिंक मेरे यहाँ से हटा लीजिए। मैंने उनसे बोला था कि नहीं सर पढ़ने दीजिए। मैंने पढ़ने तो दे रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ आप बच्चे पे प्रेशर नहीं देना, उसे समय लगेगा, 1-2 साल लगेगा, क्योंकि उसका बेसिक्स बहुत कमज़ोर है। ये मुझे पता है ना। प्रेशर सर, मैं आपकी प्रेशर वाली बात पे आता हूँ, जो मैंने सर की बातें सुनी, अभी इस टॉपिक को हम थोड़ा यहीं पर करते हैं। तो मैं कंक्लूजन यही हुआ कि प्रेशर देना और सरकारी जॉब लगना इज़ नॉट अ पैरामीटर ऑफ सक्सेस। आप उसके अलावा पूरी आप कंडक्टर ना बन के आप बसों के मालिक बन सकते हो, मालिक बन सकते हो जब आपके पास ज्ञान होगा।
अब प्रेशर से बात आई सर, कुटाई कुटाई मतलब पिटाई। जी। अब तो पिटाई बहुत बंद हो गई है। अब तो स्कूलों में और घर मतलब ऑफिस मतलब जहाँ पर जो पढ़ाने की शिक्षा है मारता कम है। पहले हम अपने पेरेंट्स सुनते थे कि डंडा लेके कटाक कटाक मारते थे, ऐसे मारते थे, तो बच्चे पढ़ते थे, तो बच्चे अपने आप को इम्प्रूव करते थे। तो आपका भी अभी कुटाई वाला सीन बंद हो गया, थोड़ा कम हो गया है। सरकार ने शायद इस पर बैन इसलिए लगाया होगा, आज हम बच्चों को मार नहीं सकते, अगर मार दिया और वो शिक्षक की शिकायत हो गई तो शायद है उसको जॉब जा सकती है उसकी, टीचर की। और सरकार ने इन चीज़ों को बैन ऐसे लगाया होगा शायद कि मैंने देखा है प्राइवेट स्कूलों में ट्यूशन के लिए टीचर्स ज़्यादा बच्चे को दंड देते हैं। अच्छा। उन्होंने कहा कि नहीं आ रहा है तो आज 2-3 दिन मार लगा दी उसमें, तो बच्चा अगले दिन से ट्यूशन जाने लगा, तो फिर से मार बंद हो गई। इन चीज़ों पे शायद बैन लगा। लेकिन मैं तो इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। मेरे हिसाब से जब कोई बहुत ज़्यादा घाव हो जाता है ना, तो उसे आप बिना सर्जरी के ठीक कर नहीं सकते। मतलब कुटाई की भी नहीं। बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो थोड़ा बहुत तो दंड मिलना बहुत ज़रूरी है। अब मैं एनालिसिस अपना करता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई कि ये करना चाहिए, लेकिन मैं जब यहाँ आया था तो 2017 में एक बैच था मेरा, उसमें 17-18 बच्चे थे और 17-18 बच्चे एयरफोर्स एक्सट्रेड में सेलेक्ट हुए। टोटल 100%? 100%। 2017 में 18 बच्चों का बैच था, 18 बच्चे रिटन एग्जाम में पास हुए, लेकिन मतलब 100% रेट। 100%। उसके बाद मेडिकल में 2 बच्चे आउट हो गए थे, 16 बच्चे उसमें से फाइनली सेलेक्ट हुए। मतलब आपने जो आपका मेन काम था, मेरा काम तो केवल रिटन एग्जाम पास कराना था, वो 100% हुआ। और उसमें उसके बाद के बैच के ही बच्चे, उसमें लगभग 80% मेरा रिजल्ट लगभग हर बार रहा है, जब तक ऑफलाइन एग्जाम हुआ। ऑनलाइन होने के बाद रिजल्ट कम होने लगा। अब क्यों होने लगा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है कुछ चीज़ें ऑनलाइन सिस्टम में ख़राब रही हो या कुछ भी। उसके बाद रिजल्ट कम होने लगा। उसके बाद सरकार ने 4 साल की जॉब कर दी, तो बच्चे ही आने कम हो गए। एयरफोर्स का ही मैं मेनली टारगेट करके बैच पढ़ाता था। मैं वो एनालिसिस करूँगा। पहले बच्चों पिटाई पड़ती थी, पिटाई पड़ती थी, हाँ, और अब कम पड़ती है। कम पड़ती तो है। क्या मैं वही बताना चाह रहा था कि 17-18 वाले बैच को मैंने बहुत ज़्यादा कुटाई करी थी उसकी बहुत ज़्यादा उन बच्चों को। अच्छा, बच्चे भी और गार्जियंस भी उस समय बहुत अच्छे थे, अब उतना नहीं है। बच्चों को भी मैंने बहुत अच्छा, ऐसे कोई दंड डायरेक्टली कभी मैंने दंड नहीं दिया, 2-4 बार उनको वार्निंग दी कि बेटा देखो आप लर्न नहीं करके ला रहे हो, काम करके नहीं ला रहे हो, करके लाओ नहीं तो। अब जब 2-4 दिन नहीं किया तो मुझे लगा कि अब इसमें कमियां व्याप्त हैं, अब इसमें देना ही पड़ेगा, सर्जरी करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, अब सर्जरी करनी ही पड़ेगी। तब कस के मार लगा दी तो फिर से सही चलने लगता था। 2-4-5 दिन 10 दिन सही चला, फिर से उसमें गड़बड़ होने लगी, फिर से थोड़ा सा देनी पड़ती थी। तो इस तरीके से चलता रहा, तो बच्चे बहुत सेलेक्ट हुए। जिससे बेनिफिट क्या है सर इसके? किस चीज़ के? कुटाई के? कुटाई के बेनिफिट सर। कुटाई के बेनिफिट्स अगर पारिवारिक तालमेल सही है तो आई थिंक बच्चा कंट्रोल रहता है और पढ़ता भी है। एक लड़का अभी शायद आप जानते भी होंगे, बंटी, हाँ ना, वो कैप्टन बना है। एक दिन मैंने उसमें इतनी बेहतरीन मार लगाई थी। बेहतरीन मार? बेहतरीन का मतलब मुझे भी बाद में बहुत अफसोस हुआ कि इतनी मैंने क्यों, और कारण क्या था। 3 दिन 4 दिन से लगातार जो टॉपिक चल रहा था उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करके नहीं ला रहा था मैथमेटिक्स के। जो एक नया बच्चा आया था पंकज, और वो उसके साथ से लगातार क्वेश्चंस करके ला रहा है और वो करके नहीं ला रहा है और क्लास को डिस्टर्ब और कर रहा है। अच्छा। तो फिर मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने कस के उसमें मार लगा दी। अब उसके बाद से 1 महीने उस बच्चे ने इतना डेडिकेशन से पढ़ाई की, शायद मुझे लग रहा है वो सही क्षण पर उसे मार लग गई, और 1 महीने बाद ही एयरफोर्स एक्सट्रेड का एग्जाम था, उसने क्वालिफाई कर दिया, वो लग गया। आज वो कैप्टन है, सीसीसी के थ्रू उसने कैप्टन। मतलब घड़े को जो मोल्ड करना होता है, उस समय उसे एकदम राइट टाइम पर उसको वो दंड मिला, और उस दंड से 1 महीने तक वो बिल्कुल बहुत ही लेवल से पढ़ता रहा और एयरफोर्स में सेलेक्ट हो गया। और पंकज में वो सुधार नहीं हो पाया तो उसको सेलेक्ट होने में टाइम लग गया। तो आई थिंक दंड का प्रभाव कैसे लग गया बच्चे को, ये भी नहीं कह रहा हूं मैं, हो सकता है दंड का प्रभाव कभी उल्टा भी लग जाता है, बच्चे को ये लगता है मेरी बेइज्जती कर दी तो बच्चा सुसाइड भी कर जाता है। तो ये भी एक इसका नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर पॉजिटिवली बच्चा ले या गार्जियंस ले तो बच्चे में 100% इंप्रूव होता है दंड से। मैं उस पर आगे आऊँगा, वो हम चीज़ें। तो अगर पॉजिटिवली, अगर वो फिजिकल उसको मार पड़ेगी, हम तो उस पर नहीं कह रहे, हम मार पे प्रेशर नहीं डालते, हाँ, हम कह रहे हैं कि उसको उसका दंड मिलेगा, पता लगे कि पनिशमेंट मिलेगी, तो वो प्रेशराइज, क्योंकि पढ़ना, याद करना, समझना एक एफर्ट वाली चीज़ है, एफर्ट वाली चीज़ है, तो आपको मन नहीं करता।
आपको खेलने मजा आता है, आपको फ़ोन चलाने मजा आता है, आपको बातें करने मजा आता है, आपको खाने मजा आता है, मोमोज खाने मजा आता है। पढ़ने के सीन ऐसे क्या मतलब को जोर पड़ता है। खुद से पढ़ने वाले बच्चे तो बहुत कम होते हैं, बाकी बच्चों को पढ़ाना होता है। सर न्यूटन का लॉ भी तो है, एनीथिंग कैंट बी मूव और स्टे स्टिल विदाउट फोर्स। विदाउट एनी फोर्स। हाँ, तो फोर्स जरूरी है, फोर्स जरूरी है। न्यूटन का जो लॉ है वो फोर्स जरूरी है, बिल्कुल। एक्सटर्नल फोर्स जरूरी है, दैट्स वाई तो वो एक घड़ी में मोल्ड हो जाए। नहीं, गवर्नमेंट जो कह रही है वो भी अच्छा कह रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो मोटिवेशन से लगाइए, बच्चे को मोटिवेट करिए, बच्चे को मोटिवेट करिए उस पर्पज के लिए। तो मैं फिर से उसी को कहना चाहूँगा, मोटिवेशन से जब इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तब दंड अति आवश्यक है। लेकिन सरकार ने बिल्कुल बैन कर दिया, ये मुझे नहीं लग रहा है। भाई मोटिवेट तो कर ही रहे हैं हम लगातार, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे ढीठ होते हैं, मतलब बेकार होते हैं कि उन पर मोटिवेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो उन्हें पढ़ना ही नहीं है, ऐसा उनका टारगेट है, तो पढ़ना नहीं है तो फिर गार्जियंस को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं, घर पे बैठ जाओ, नहीं पढ़ना है तो ऐसी स्थिति में अगर दंड देंगे तो शायद उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है। वो दंड नहीं देते तो कैप्टन नहीं होता। बिल्कुल। ऐसे दंड के मैं 2-3 एग्जाम्पल बता सकता हूँ। एक और बच्चा था, उसकी क्या आदत थी, वो पढ़ता था लेकिन वो किसी दूसरे को नहीं बोलने देता था। अच्छा। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो खुद ही बता देता था। वो रेलवे में जो लगे अभी। हाँ, अब वो फिर रेलवे में लग गया, ऐसे में हो गया। और ऐसे ही एक बच्चे का इंसिडेंट बताता हूँ। वो अब देखिए, मैंने अनु त्यागी थे तो पढ़ने आया, बच्चा बड़ा टैलेंटेड था, लेकिन वो पैसे के कारण नहीं पढ़ा। एक महीने आया, उसने फीस पूछी, उस समय मैं 700 रुपये लेता था, 3-4 घंटे पढ़ाता था कंपटीशन का, तो वो चला गया छोड़ के। मुझे पता चला, मैंने लोगों से पता किया क्यों नहीं पढ़ने आ रहा है, बच्चा तो अच्छा था। उन्हीं सर एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे से। तो मैंने उनसे बोला कहीं भी मिले उससे ये बोलो पैसे की कोई बात नहीं, पैसा देना ही नहीं है, बस पढ़ो आप। और फिर उसके बाद वो आया, शर्माते हुए कई दिन बाद आया, तो मैंने कहा पढ़ो, कोई दिक्कत ही नहीं है, पढ़ना है केवल आपको। तो वो पढ़ा और 1-1.5 साल के अंदर वो गुड्स गार्ड हो गया। अच्छा। रेलवे में जॉब लगी उसकी। हाँ, बिल्कुल जॉब लगी। क्या बात है। दंड की बात कहाँ है इसमें, दंड नहीं पड़ा था स्टूडेंट। हाँ, दंड, अब उसको दंड इसीलिए नहीं देना पड़ा क्योंकि उसके साथ ही में रहता था। तो मैं हर वक्त उसकी निगरानी करता था। मैं कोचिंग जहाँ पढ़ाता था वहीं उसका कमरा था, तो मैं रहता था, तो मैं उसके साथ बैठ करके 2-2 4-4 घंटे उसे पढ़ाता था। तो उसमें दंड कम लगा, लेकिन क्योंकि वो मेरे इंस्ट्रक्शन में चल रहा था तो आराम से काम करता चला गया। मतलब मोल्ड करना जरूरी है। बिल्कुल। आपको एक्सटर्नल प्रेशर जो टीचर्स है देना जरूरी है। मगर अब मैं आगे आता हूँ सर, अभी बच्चों की और जो उन लोगों की, जो स्टूडेंट्स की और नए लोगों की, यूथ की जो सहनशीलता है वो पहले से कम हो गई है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है इस बारे में, क्यों कम हो गई है? और क्योंकि मुझे लगता है इसलिए माँ जो कुटाई है, बेहतरीन पिटाई है, वो आजकल होने पर दंड नहीं हो पा रहा फॉर पढ़ाई। क्यों सहनशीलता कम हो गया, आपको क्या लगता है? अब सहनशीलता तो वाकई कम हुई है। कितनी कम हुई है मैं आपको क्या बताऊं। कुछ बच्चों में तो अभी आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि बस टीचर ने हल्का सा डांट दिया, बच्चा घर पे आया, उसे ऐसा लगा कि मेरा पता नहीं कितनी बेइज्जती कर दी, ईगो हर्ट हो गया, उसने सुसाइड कर लिया। ऐसी इवेंट हो रही हैं। और पहले क्या था कि टीचर कितना भी मार देता था, कोई भी नहीं। तो सेंसिटिविटी कम होने में मुझे लग रहा है कि या तो गार्जियंस ने उनको राजा बना के रखा हुआ है, उनको ईगो हर्ट हो रहा है उनका हर बात पे, और या जो मल्टीमीडिया चल रहा है ना, इससे बच्चों को कुछ लगता है कि यार बेइज्जती ऐसे भी हो सकती है मेरी, किसी ने मुझसे कुछ कह दिया तो ऐसे भी मेरा ईगो हर्ट होगा। तो बच्चों को सेंसिटिव इतना नहीं होना चाहिए एजुकेशन के पर्पज में। सेंसिटिव होना है तो सुधार के लिए होई है ना। कोई कुछ कह रहा है तो उसमें सेंसिटिव होकर अपने आप में इंप्रूवमेंट करिए। अपने आप को खत्म कर लेना कोई सॉल्यूशन नहीं है। सेंसिटिवनेस दिखानी है। अगर मैंने कुछ बोला है कि आप गलत कर रहे हैं, इसको अच्छा करिए, तो इसमें सेंसिटिविटी दिखाइए। तो इनसेंसिटिव होगा। हाँ, आप बिल्कुल जो है उसके लिए तो इंसेंसिटिव हो, लेकिन इधर सुसाइड करके जीवन खत्म करने में सेंसिटिविटी दिखा रहे हो, तो ये गलत है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो सामाजिक परिवर्तन है शायद। जैसे आपने जो बात कही सोशल मीडिया में, जो हमने कहा हम उससे वो रखते हैं। जैसे अभी मेरे क्लाइंट है, एक क्लाइंट की बच्ची थी, उसकी वो क्लाइंट हैं शायद 50-55 ईयर्स की एज की हैं, उनकी बच्ची है 14 साल की जी, 14 ईयर्स, अभी 14 ईयर्स की है, कुछ साल पहले 12 साल की थी। तो फ़ोन जो हाथ में रहता था, वो कहती थी मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरे बॉयफ्रेंड मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं डिप्रेशन में आ गई हूँ, मुझे ख़त्म होना है। वो 12 साल की बच्ची जिसको कुछ पता नहीं है, बताइए, वो डिप्रेशन में आ गई, उसका ब्रेकअप हो गया, उसको पता नहीं है। दैट मीन्स कि सोशल मीडिया को देख के वो मिरर बना के उससे वो अपना कहते हैं पैमाना ले रही है, क्या ये डिप्रेशन है, ये स्ट्रेस है, ये तरीका है, तो हम सेंसिटिव बन जाते हैं। ये होता ही है। हर चीज़ के बैड इफेक्ट और
गुड इफेक्ट गुड इफेक्ट होते हैं। अब सोशल मीडिया के गुड इफेक्ट भी अच्छे हैं, बाकी जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, सुधार वाले व्यक्ति होते हैं, उनसे काफ़ी चीज़ें पढ़ करके आप अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और इनके बैड इफेक्ट जो आपने बताया, ये बैड इफेक्ट ही है। बच्चे देख रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को देख करके उनको अपना मोटो बना लेते हैं और अपना पैरामीटर डिसाइड कर लेते हैं, और उसके बाद उन्हें लगता है कि बस यही है जो कुछ है। उन्होंने वो 40 साल की महिला को देखा, 42 साल की महिला को देखा, 50 साल की महिला को देख के, सोशल मीडिया में देख के वो 12 साल की महिला से सोच रही है, खुद को कंपेयर कर रहे हैं वहाँ से, और वो उनकी मेंटेलिटी को मैच करा रहे हैं। हाँ, ये तो मेरे को हर्ट कर दिया, ये मानहानि के और ये करते हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर लेके, अरे मुझे हर्ट कर दिया, तो वो सेंसिटिव उसमें बन जाता है, सेंसिटिविटी बन जाती है। और वो सेंसिटिवनेस आपके बढ़ोतरी में और आपके माइंडसेट में असर करती है। बिल्कुल करती है, और उसी से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और उसके साथ साथ प्रेशर रहता है परिवार का भी। कोटा में भी तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, बच्चे कितने सुसाइड कर रहे हैं डेली से, प्रेशर दे के जाओ। तो बच्चे पे प्रेशर वहाँ भी नहीं लगना चाहिए, और थोड़ा बच्चे को भी अपने आप को कंट्रोल रखना चाहिए। ऐसी चीज़ों जो आपने बताया, उन चीज़ों से हट करके रहना चाहिए कि अब ब्रेकअप हो गया तो बताओ माइंड सेट उसने क्या बना लिया कि मुझे देख लिया उसने। तो गार्जियन के लिए क्या मैसेज दोगे? गार्जियन की जो गार्जियन इस रोज आपने वर्ड बोला राजा बना के रखते हैं, उसको लाडला, अरे इसको कोई दिक्कत मत दो, अरे इसको, जो मैं अपने मानता हूँ, आप मुझसे इस पर थोड़ा सा और बढ़ा के बताना। जो बच्चा जो बचपन से एटलीस्ट 27, 28 या 30 तक वो घिसना चाहिए, और ऐसा घिसना चाहिए कि वो लेटे जाए, इतना घिसना चाहिए, मतलब अपनी लाइफ में इतना घिस जाए, इतने स्ट्रगल देख ले कि वो आगे जाके टेंशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस में ना आए, और वो उसका वो एक वो बन जाएगा, पैरामीटर बन जाएगा जिसके अंदर वो फ्री रहेगा। ये मेरा मानना है। पुराने लोग भी कहते थे कमल कीचड़ में खिलता है। मेरे हिसाब से बच्चे की सारी इच्छाएं पूरी नहीं करना चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है वो उसकी पूरी करिए, देखो इच्छाएं तो किसी की पूरी नहीं होती हैं। अब गार्जियंस क्या है, बच्चे की इच्छाएं पूरी करने पर लगा हुआ है, ये ले ले फोन, ये ले ले। उसने कुछ भी बोल दिया कि मुझे पापा ये फ़ोन चाहिए, अगले दिन आ जाएगा। रिक्वायरमेंट क्या है वो देखिए। अगर उसने बोला है मुझे बुक चाहिए, नहीं दे दीजिए। अगर आपको गेम्स में ले जाना है, उसने बोला है मुझे बैट बेहतरीन से बेहतरीन चाहिए क्रिकेट के लिए, तो आप दे दीजिए, क्योंकि आपको गेम्स में ले जाना है। लेकिन अगर वो कल बोलेगा मुझे ऑडी गाड़ी चाहिए, और आप अगर कैपेबल हैं दिलवा सकते हैं, तो आपने दिलवा दी, ये मैं नहीं मानता ये सही बात है। आप उसकी इच्छाएं मत पूरी करिए, जो रिक्वायरमेंट है, आप ज़्यादा समझदार हैं बच्चे से, तो आपको पता है उसकी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है। रिक्वायरमेंट वाली चीज़ को आप पूरा करते रहिए। एजुकेशन के लिए, या जहां भी आप उसको ले जाना चाह रहे हैं, आप क्या बनाना चाह रहे हैं और बच्चा क्या बनना चाह रहा है, कुछ समय बाद खुद उसको भी लगने लगता है, तो उस हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करिए, इच्छाएं नहीं। इच्छाएं पूरी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। उसकी नीड्स, मतलब नीड्स पूरी, रिक्वायरमेंट का मतलब नीड्स पूरी करिए, डिजायर मत पूरी करिए। डिजायर मत पूरी करिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जिससे वो फिर बच्चा सेंसिटिव हो जाता है। जहाँ डिजायर पूरी हो रही है वहीं प्रॉब्लम्स हो रही है। दोबारा से डायलॉग मारेंगे, जहाँ डिजायर पूरी हो रही है, फुलफिल हो रही है, जो कि वो दूसरे से हो रही है। बिल्कुल, हम खुद से कमा के नहीं कर रहे, दूसरे से हो रही है, और उन्हीं से वो फिर अपेक्षाएं करने लगता है। अब वो खुद कमा रही है, लेकिन वो उसकी आदत पड़ चुकी है उसी में रहने की, तब फिर या तो वो गलत तरीके अपनाएगा, या फिर जो माइंडसेट बना रखा है तो खत्म करेगा। अभी बच्चे गेम्स खेल करके पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, कर्ज हो गया तो सुसाइड कर लिया। अभी एटा में परसों का केस था। अच्छा, उसने 2-4 लाख रुपए उसका गेम्स खेल करके मोबाइल से, उस पर कर्ज हो गया। अब उसे लगा कैसे पूरा करूंगा, उसने सुसाइड कर ली। तो वो डिजायर जो उसकी थी उनको फुलफिल करने के लिए ऐसा करता गया। डिजायर खत्म करती हैं। अगर वो किसी मतलब थर्ड पार्टी से आ रही है जो आपके से खुद से नहीं कमाएंगे, तो आपको वो खराब करती है। महत्वाकांक्षी बनिए, लेकिन अपने बेसिस पर। महत्वाकांक्षी होना गलत बात नहीं है, लेकिन डिजायर और महत्वाकांक्षा में बहुत अंतर है। डिजायर क्या है कि कैसे ही पूरी हो, महत्वाकांक्षा ये सही रास्ता देते हुए आप ऊपर तक। महत्वाकांक्षा मुझे थोड़ा एलाबोरेट कीजिए। महत्वाकांक्षा मतलब? महत्वाकांक्षाएं जैसे कुछ पाने की इच्छा, जैसे मैं IAS बनना चाहता हूँ, ये मेरी महत्वाकांक्षा है ना। तो उसके लिए सही वे से जा करके आप करिएगा, प्रोसेस करिए ना उसके लिए। ऐसा थोड़ी है कि गन रख करके कनपट्टी में या पैसा दे करके ऐसा करने की कोशिश करें, तो वो एक गलत तरीका है। सही तरीके से आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेंगे तो वो एक समाज को सही दिशा देगा। ठीक है, गलत तरीके से नहीं। ठीक है, सर इसको हम इसमें स्लोप लाते हैं, इस टॉपिक को लास्ट में आते हैं। अब हम आते हैं, जैसे हमारे अभी हमने वीडियो स्टार्ट की थी, हमें अभी आधा घंटा लग गया वीडियो सेट करने में, और फिर आवाज़ आ रही है, कभी नहीं आ रही, फिर पौना घंटा लग गया लाइटिंग करने में, सब करने में, और जगह भी अभी हमने अचानक से सेट की हमने। तो बहुत टाइम लगे, पर अगर स्ट्रगल लगे, तो मैं सर से बात कर रहा था कि स्ट्रगल जहाँ लगता है वहाँ पर अच्छा काम होता है, वीडियो अच्छी बनती है, बिल्कुल सही, और वो फूल खिलता है और वो अच्छे विचार आते हैं। स्ट्रगल के ऊपर क्या कहना है सर? आप स्ट्रगल कुछ किससे कहानी बताइए सर। स्ट्रगल के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्चुअली मेरा नवोदय में एंट्रेंस एग्जाम पास हो गया, इंटरव्यू का कॉल आया, तो सिकंदराबाद में इंटरव्यू था। अब इंटरव्यू के लिए मैंने जिस डेट का इंटरव्यू था 3 दिन पहले की टिकट कराई,
ठीक है। लेकिन इतना कोहरा पड़ा उस समय कि 3 दिन की ट्रेनिंग रद्द हो गई। अब मैंने कहा कैसे जाऊंगा इंटरव्यू देने तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा। इंटरव्यू के लिए मैंने इधर उधर सर्च किया, मैंने क्या करें, तो मुझे ध्यान आया कि मेरा एक बच्चा एयरफोर्स में है। तो मेरा दिमाग ये था कि मैं एरोप्लेन से टिकट करा के चला जाऊंगा। तो मैंने उसे पूछा, उसने कहा सर मैं अभी राजधानी से जा रहा हूँ बेंगलोर, और अभी मैं झांसी पहुँचूंगा, मैं दिल्ली से जा रहा हूँ, आप झांसी पहुँच जाइए तो आप मेरे साथ चलेंगे। मैंने कहा मेरे पास टिकट नहीं है। उसने कहा वो मैं देख लूँगा, आप आ जाओ। तो मुझे इंटरव्यू तो देना ही था, लेकिन मेरे दिमाग में यहाँ से ये एक डिसाइड हो रहा था कि मुझे जाना ज़रूर है, क्योंकि यहाँ से संघर्ष स्टार्ट हुआ। मैंने कहा यहाँ से अगर जाऊँगा तो 100% सिलेक्शन होगा ही, ऐसा मेरा दिमाग कह रहा है। क्यों कह रहा था? मुझे लगता है ना कि संघर्ष करके आगे बढ़ने से 100% चांस होते हैं सफलता के। आप ये समझ लीजिए, बिना संघर्ष के सफलता जिसको मिल गई है उसने उसको कदर नहीं की। जैसे भी पीछे बात की हमने, बिल्कुल बिना संघर्ष के उसे फोन मिल गया, मोबाइल मिल गया, ऑडियो मिल गई, उसे कदर नहीं की। अगर खुद से कमाया होता ना तो कदर करता। तो हम बैठ गए गाड़ी में जाकर के झांसी में। अब क्या इंसिडेंट हुए, उनके पास तो टिकट थी, अब मेरे पास टिकट नहीं। हाँ। जैसे ही हम गए तो टीटी आ गए। अब टीटी आ गया तो हमें तो इधर उधर छिपना पड़ा। अब इतना प्रेशर, मैंने यार इंटरव्यू जाने से पहले ही मैं तो यहाँ मेरा अटैक आ जाएगा। मैंने उस बच्चे का भाई मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, मैं इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। अब वो मुझे कह रहा नहीं सर मैं लेके चलूंगा। मैंने क्या लेके चलोगे भैया, टीटी आ गया तो यहाँ इंटरव्यू थाने में होगा हमारा। मैं भोपाल जाके, झांसी के बाद भोपाल ट्रेन रुकी। मैंने कहा भैया मैं यहाँ उतर जा रहा हूँ, मैं दूसरी ट्रेन से आ जाऊँगा, मिल जाएगी तो। उसने बहुत मना किया, लेकिन नहीं, मेरा दिल बिल्कुल नहीं माना। मैं छुपा मेरे मैं नहीं जा पाऊंगा वहाँ तक। मैं इतना डिमोलाइज हो जाऊंगा अपने आप में ही कि हो सकता है कुछ इंसिडेंट हो जाए या वहाँ जाके कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं दे पाऊंगा। तो मैं वहाँ से उतर गया, दूसरी ट्रेन पकड़ करके मैं इंटरव्यू खत्म होने से जस्ट 1 घंटे पहले पहुँचा था। अच्छा। मुझे ये तो पता था कि इंटरव्यू कोई एग्जाम तो है नहीं जो खत्म हो जाएगा। मैंने 8 बजे से शाम के 5 बजे तक चलेगा। तब तक कभी भी पहुँच जाऊँगा। मैं 4 बजे लगभग पहुँच गया था। तो मैं ही अकेला कैंडिडेट था। मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं सिलेक्ट हो गया। क्या बात है। रिटन एग्जाम में मेरा 5th प्लेस था ऑल इंडिया। अच्छा। और फिर इंटरव्यू के बाद 10th प्लेस था। इंटरव्यू में थोड़े मार्क्स कम रहे तो 10th प्लेस था नवोदय। पहुँचते पसीने पहुँचते वहाँ पहुँच ही गए। ओके। तो ऐसे संघर्ष करके जब जाते हैं तो कुछ न कुछ। तो और कोई संघर्ष की कोई कहानी सर? संघर्ष की कहानी, यहाँ जब मैं आया था 2009 में, तो 2200 रुपये मुझे एक कॉलेज ने ऑफर किया था, इंटर कॉलेज ने। 2200 रुपये मात्र। हाँ। और उसमें मुझे 11th 12th फिजिक्स और वो मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। क्या उम्र होगी उस टाइम आपकी? उस टाइम रही होगी ऐसी 23-24। शादी हो गई थी आपकी? हाँ बिल्कुल। 2200 रुपये शादी हो गई थी? हाँ। 2200 रुपये में? 2200 रुपये नहीं, मैं गाँव में उस समय ट्यूशन पढ़ाता था ना, तो कुछ पैसे पैसे थे आपके पास? बिल्कुल। अच्छा। अब मैं जब यहाँ आया तब मेरे पास वो 2200 रुपये थे और 4000 रुपये की ट्यूशन थी। 6000 रुपये में मैंने अपनी फैमिली को कम से कम 1 साल तक अच्छा चलाया। ठीक है ना। कैसे मैनेज किया होगा वो तो सब आप कैसे किया? ऐसे ही मैनेज करते रहे। एक कमरा लिया छोटा सा। हाँ। उसी में सोते थे, उसी में ट्यूशन पढ़ाते थे। अच्छा, उसी में सो रहे हैं ट्यूशन? हाँ, उसी में खाना बना रहे हैं। और भाई, और फिर अगर एक ही कमरा। पढ़ने कोई आ रहा तो फिर कहते हैं आपकी वाइफ और बच्चे के कैसे आते थे? उस समय वाइफ को हमने घर पे ही छोड़ा हुआ था। हाँ। और वाइफ जब आई उसके बाद हमने 2 कमरे ले लिए थे। अच्छा। एक कमरे में वो लोग रहते थे, एक में हम पढ़ाते थे और खाना भी उसी में बनाते थे, पढ़ाने वाले में ही। फिर सारे उपकरण हटा के रख देते थे, फिर बच्चे पढ़ते थे। और रात के 10-10 बजे तक पढ़ाया मैंने। अच्छा। सुबह 7 बजे से स्टार्ट होकर के रात के 10-10 बजे तक मैं खाना भी जो है वहीं डाइस पे खड़े होकर के खाता था। क्या बात है। इतने बैचेस थे। फिर इसको ये इसकी बढ़ोतरी कब हुई सर? इसका फिर चक्का कब चला जो बड़ा? जब तक मैं स्कूल में था तो मुझे लगा कि स्कूल से मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि स्कूल का माहौल ख़राब होता है, वहाँ पे प्रेशर रहता है टीचर्स का बच्चों पर, और मैं ये करना नहीं चाहता कभी भी। जो कि नॉर्मल जो चल रहा है, बिल्कुल प्रेशराइज बहुत ज़्यादा। बच्चों पे प्रेशर रहता है कि मुझसे ट्यूशन पढ़िए, ऐसा मेरा कोई एम नहीं होता था। मैं 11th का क्लास टीचर था, मैं तो सबसे मना करता था मेरे पास ट्यूशन आने की जरूरत नहीं है। मैंने एक्स्ट्रा टाइम स्कूल में ही दिया बच्चों को, 2-2, 3-3 घंटे। मैंने ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे, आप यहीं पढ़िए। जिसको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो वो मेरे पास आ सकता है। फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया 2 साल बाद। फिर मैं कंपटीशन के फील्ड में आया, और कंपटीशन के फील्ड में मेरे आने पर उसमें ग्रोथ करता चला गया। 7 बच्चे थे, उस 7 में से 2-4 बच्चे एयरफोर्स में लग गए, उसके बाद एकदम बनता चला गया। फिर
एसएससी के भी बैच कर लिए, एयरफोर्स टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, 11th 12th ये चलते गए बैच। सर मैंने अब बात सुना है कि आप तब भी 1000 लेते थे, आज भी 1000 लेते हो आप। बिल्कुल। 5 साल पहले भी 1000 रुपये लेते थे, आज 5 पूरे महीने का। मैं 10 साल पहले भी 1000 लेता था। 2015 में मैं 1000 रुपये लेता था और आज भी 1000 रुपये लेते और हो? आज भी 1000 रुपये लेता हूँ पूरे महीने का? पूरे महीने का। और उसमें 2-2.5 घंटे की क्लास देता हूँ। क्या बात है। 2-2.5 घंटे की क्लास, अब वो भी कंपटीशन की? वो भी कंपटीशन की। क्या बात है सर। ये तो मतलब तो मैंने आपसे पहले ही बोला मेरा कोई टारगेट ही नहीं है। मैं कोचिंग नहीं चला रहा हूँ बहुत बड़ी, ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, बच्चों में परिवर्तन करना चाह रहा हूँ कि कुछ परिवर्तन हो, कुछ अपने आप सीखने की कोशिश करें। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे पढ़ा रहे हैं और कंपटीशन क्लास ही पढ़ा रहे हैं। जो अभी रेलवे में लगे हैं वो भी कंपटीशन क्लास ही पढ़ाते थे। अच्छा। अभी एक हाई कोर्ट में 4th ग्रेड में लगे हैं, वो भी कंपटीशन क्लास ही पढ़ाते थे। और पवन शर्मा एक बच्चा है, वो 11th 12th की क्लास पढ़ाता है मैथमेटिक्स। तो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे पढ़ा रहे हैं, मैंने ऐसे कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं बच्चों में। तो आपके ये, अब हम प्रैक्टिकल वे में जाएं, आपके ये इंटरेस्ट है जी, आपका इंटरेस्ट है क्या कमाएगा ट्यूशन से, एक लाइन आती है, क्या कमाएगा ट्यूशन से, क्या करेगा ट्यूशन में। आप इससे अच्छा भी कमा रहे हो, आपने पूरी जीवनी चलाई, आपने घर ले लिया, इसी से लिया, आपने गाड़ी ले लिया, आपने जो भी अपने संसाधन लिए, मतलब कहने का मतलब इसलिए बता रहा हूँ कि उस ट्यूशन से आपने सब कुछ ले लिया, उस संसाधन से कुछ ले लिया, उस पढ़ाई से कुछ ले लिया, मतलब आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आपको वैल्यू मिल रही है, मिलेगी आपको, मतलब वो अमाउंट मिल रहा है अपने आप। बिल्कुल मिलेगा। मैंने वीडियो भी लास्ट बनाई थी, एक मैंने टॉपिक लगा था कि इफ़ यू फॉलो योर वैल्यू, इफ यू फॉलो योर, आप किसी को वैल्यू दोगे आपको पैसा अपने आप मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा। और आप पैसों के पीछे भागोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको फिर चिंदी मिलेगा। मैं पैसों के पीछे नहीं भागता हूँ, लोगों के दिल में मेरी जगह बननी चाहिए और मैं इसी के लिए भागता हूँ। जितने भी बच्चे मेरे यहाँ पढ़ रहे होते हैं, लगभग सब बच्चों के गार्जियन से मैं मिलता हूँ, जिससे मेरे और गार्जियंस के बीच में अगर तालमेल सही रहेगा ना तो बच्चा 100% पढ़ेगा। बच्चा नहीं आता है तो मैं तुरंत जा करके गार्जियंस को फ़ोन करता हूँ कि बच्चा नहीं आ रहा है, तो अगर कहीं बाहर गया होगा तो आ जाएगा या पता चल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली को पैसे अपने आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाएंगे। एक प्रैक्टिकल वे में गए तो सर आई थिंक इस चर्चा को, इस बातचीत को हमें बहुत लंबा खींच सकते हैं और बहुत दिन लग जाएंगे। बिल्कुल। कोई कहानी बताइए, जो कोई ट्यूशन में कुछ लास्ट हम कोई कहना चाहें, कोई किस्सा कहानी बड़ी विचलित हो, वो अच्छा बन गया हो, कैसा हो गया, कुछ कोई कहानी आपकी है पढ़ाते टाइम की? पढ़ाते टाइम की तमाम कहानियाँ अब ऐसे रैंडम याद नहीं आ रही? हाँ, रैंडम क्या याद करना, कोई इंसिडेंट होता है जब गुजरता है तब पता चलता है, उसको एकदम ध्यान करना नहीं। कई कहानियाँ हैं ऐसे तो। अब हम अपनी ही बताएं, हम जो है 11th 12th स्टैंडर्ड से जब पढ़ने गए थे तो हमारे गुरुजी ये कहा करते थे कि ये लड़का तो एक यूनिक है। अच्छा। मेरे साथ के लोग ये समझते थे कि ये तो आईएएस ही बनेगा। अच्छा। ऐसा, क्योंकि मेरे सर अगर फर्स्ट चैप्टर करा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का तो मैं उनको तो एग्जाम्पल पढ़ के खुद ही कर लिया, दूसरा पढ़ रहा हूँ या तीसरा पढ़ रहा हूँ, ऐसा मेरा एम था। गणित से मुझे शुरू से प्रेम था। कब आगे बढ़े आ रहे थे उसमें? आगे आगे बढ़ता जाता था। एक बच्चा था शिवेंद्र सिंह चौहान नाम था उसका, हाँ। लाला लाला कहते थे हम। तो मैं पहला टेस्ट हुआ, मैं 11th क्लास में जब पढ़ने गया तो मेरे आए 20 में से 14 मार्क्स। 20 में 40? 40 में 20? 14 20 में से 14। अच्छा 14 20 में से 14 नंबर आए मेरे, उसके आए 18। अच्छा। उसके 18 नंबर आए तो उसने मुझसे मजाक में बोला कि तुम्हारे इतने ही आने लायक थे, तुम इतने ही ठीक हो। मैंने उससे तो कुछ नहीं कहा, पर मुझे अंदर से बहुत फील हुआ। अच्छा। हाँ, मैंने कहा यार ये तो, मुझे उस दिन पूरा नींद नहीं आया। बदतमीजी कर दी इसने, तो दिमाग खराब कर दिया मेरा। अगली बार से कोई भी टेस्ट उन सर के यहाँ हुआ तो मेरे तो 20 में 20 ही आए, लेकिन उसके 20 में 18 ही आए। 3 महीने बाद वो बच्चा कोचिंग छोड़ गया मेरे साथ से। फिर बाद में अभी मिला था तो बोल रहा था कि अरे यार तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं टीचर हूँ। अरे तुम्हें तो सिविल में होना चाहिए था, तुम टीचर हो। मैंने नहीं, मुझे इसी में आनंद आता है, मैं यहीं ठीक हूँ। इंटरेस्ट में पकड़ा। तो इस वीडियो का सार और इस पूरी बातचीत की पॉडकास्ट की सार हमारी यही है, आप इंटरेस्ट में जाओगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल। नाम, शौहरत, दौलत सब कुछ मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। सेल्फ सेटिस्फेक्शन यही मिलता है। मुझे पढ़ाने में आनंद आता है, पैसे की कोई अहमियत नहीं है, मैं इसी में खुश हूँ। मैं कहीं और चला जाता, मैं कभी सोचता हूँ कि अगर मैं सपोज दैट बैंक में होता तो मैं कैसे पढ़ा पाता, और ये चीज़ मेरी छूट जाती। और मुझे नई चीज़ें सीखने का और बताने का बहुत अच्छा लगता है, मन करता है। अगर आप कहीं डिफेंस में ऑफिसर होते तो छूट जाती। तो चाहे आप क्या सिविल में यूपीएससी में ऑफिसर होते तो ये छूट जाती। तो आपको फिर वो भी मलाल रहता है, यार मैं कर तो रहा हूँ
पर वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। यही चीज़ तो नहीं है लोगों में। आज आदमी टीचर बनना चाह ही नहीं रहा है। बहुत कम लोग हैं जो स्वेच्छा से टीचर बनना चाह रहे हैं। हर आदमी कोई और जॉब चाह रहा है, और जब वो सफल नहीं होता है तब लास्ट में आकर के टीचर बनता है। मतलब वो बचा कुचा के रे ये कर लेते हैं। हाँ, उसकी सोच ही ऐसी है, उसे बचा कुचा बना करके, अरे यार वहां नहीं लग पाए तो अब क्या करेंगे, चलो इतना तो कर ही लिया कि टीचर बन जाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट जो कर रही है ना, एग्जाम को टफ करके टीचर बनाने की प्रोसेस है, वो सही है। कम से कम जिस बच्चे का मन होगा वो शुरू से तैयारी करेगा, तब जाकर के वहां बनेगा, तो अच्छा टीचर बनेगा। अच्छा टीचर बनेगा। जो जिसका एम होता है वो जाकर के अच्छा टीचर बनेगा। और जो फॉर्मेलिटी के लिए बन गए, जिसको बनना तो आईएएस था लेकिन उसने कहा चलो कुछ नहीं टीचर ही बन जाते हैं, तो उसका दिमाग उस चीज में लगेगा नहीं, क्योंकि उसका मन नहीं था, मन तो कहीं और था ना उसका, तो वो बात नहीं आएगी उसमें। तो सर मैं ये बताया ना, अभी हमने इसमें सीखा, इस वीडियो में सीखा, इस पॉडकास्ट में सीखा कि कैसे इंटरेस्ट ज़रूरी है, कैसे वैल्यू ज़रूरी है, कैसे सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है, और कोई पैरामीटर नहीं है कि आप सरकारी जॉब लग जाएगी तो आप शहंशाह बन जाओगे, आपका रौला हो जाएगा, आप हीरो बन जाओगे, शहंशाह बन जाओगे, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है। इन चीज़ों से निकल करके बच्चे को केवल और केवल जो उसका इंटरेस्ट है उसमें आगे बढ़ने के लिए, अगर अपना इंटरेस्ट नहीं है तो फिर माँ बाप के इंटरेस्ट में चले जाओ। सर मैं विस्तार से चाहूँगा कि लास्ट हमें मैसेज देना, आप जो श्रोता सुन रहे हैं, हमारे जो ऑडियंस सुन रही है, उनके लिए आप अभी विस्तार में क्या मैसेज देना चाहोगे? प्लीज़ मैसेज दीजिए कुछ। विस्तार में मैसेज मैं यही देना चाहूँगा, पहले तो बच्चों को देना चाहूँगा, अगर बच्चे अपना इंटरेस्ट से पढ़ना चाह रहे हैं तो गार्जियंस को कन्विंस कीजिए और अपने इंटरेस्ट से करिए जो आपको लग रहा है। अगर आपको अपना इंटरेस्ट समझ में नहीं आ रहा किस में, तो फिर गार्जियंस के इंटरेस्ट के अनुसार चलिए, जो उन्हें इंटरेस्ट है वो करिए। गार्जियंस को बेवकूफ़ मत बनाइए। मोस्टली बच्चे गार्जियंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए कोचिंग्स में जाते हैं, वहाँ क्या चल रहा है सबको पता है, क्या हो रहा है, अब बेचारे लगे पड़े, अब हो ही नहीं पा रहा, हो तो इसलिए नहीं पा रहा, आप अपना 100% एफर्ट दे ही नहीं पा रहे क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंटरेस्ट नहीं तो गार्जियंस को उस बात में कन्विंस कीजिए जहाँ इंटरेस्ट है। गार्जियन से ये कहना चाहूँगा, जहाँ बच्चे का इंटरेस्ट है आप उसको सपोर्ट करिए। इसमें एक लाइन जोड़ना चाहूँगा, जो बच्चा रह के 10 साल तक पढ़ाई कर रहा है और उसका सपना है कि सरकारी जॉब ही पाऊंगा, तो उसके लिए क्या करना चाहेंगे? उसको 10 साल पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? आपने इसमें एक बात बोली, उसका सपना है, अगर सपना है तो करना चाहिए ना, फिर क्यों बहकाना चाहिए? उसका सपना ही है कि गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है, तो फिर उसको करना चाहिए। पेरेंट्स के धक्के से जा रहा है, बोले 10 साल में मुझे जॉब ही चाहिए, तो शायद उसे पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहिए कि आप मुझे क्यों कर रहे हो, मैं इतने साल से सफल हो ही नहीं पा रहा हूँ, इसका मतलब मुझे दूसरा फील्ड ट्राई करने दो, तो उसे पेरेंट को कन्विंस करना चाहिए। लेकिन अगर उसका खुद का टारगेट है कि मुझे करना है तो फिर उसे करना चाहिए। सर आपका अभी आगे अपने मैसेज समझ लिया है? हाँ, मैं वही दे रहा था जो आप बोल रहे हैं कि अगर उसका खुद का टारगेट है तो उसे लगातार करना चाहिए, उसमें गार्जियन को सपोर्ट करना चाहिए। अगर खुद का कोई नहीं है, वो बना नहीं पा रहा है, अपना मोटिव नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर गार्जियंस जैसा कह रहे हैं वैसा अच्छी तरह से करना चाहिए। गार्जियंस का सम्मान भी बहुत जरूरी है, ये मैं कहना चाहूँ। ये मैसेज है आपके लिए। सर आपका विजन क्या है, मतलब अब आगे से आपका क्या 10 साल का विजन है कि मुझे अभी लाइफ में क्या करना है? एक टीचर के तौर पर मेरा तो हमेशा विजन ये रहा है कि मैं अच्छी शिक्षा और बिल्कुल फ्री दे सकूं तो फ्री दूं, फ्री नहीं दूं तो एक्चुअली क्या है, फ्री चीज़ों की लोग वैल्यू नहीं करते, चाहे उसके लिए 2 रुपये 10 रुपये 5 रुपये लिए जाएं, उसकी थोड़ी वैल्यू करते हैं। तो अभी कुछ मेरी मजबूरियां हैं, इसीलिए मैं 1000 रुपये भी ले रहा हूँ, नहीं मैं इससे कम में भी 200 या 300 400 रुपये में ही इतने 2 घंटे 3 घंटे दूंगा बच्चों को। ऐसा मेरा टारगेट है और ऐसा करके ही रहूँगा मैं, जब मेरी ये अभी जो रिक्वायरमेंट है थोड़ी वो फुलफिल हो जाएंगी उसके बाद। सर चाह रहे हैं कि कैसे भी करके बच्चों शिक्षक बनाए, मतलब शिक्षा दी जाए, नॉलेज दी जाए। मैं टीचर हूँ तो मेरा तो काम यही होगा कि बच्चा शिक्षित बने। सर आप टीचर हो, आप ये अपनी सोच ऐसी है, बिल्कुल आपके माइंडसेट ऐसी है, मगर और लोग जो इस तरीके के होते हैं टीचर होते हैं वो सोचते नहीं, मुझे लगता है ऐसा, आपका माइंडसेट ऐसा है। अब ये तो मैं नहीं कहूँगा टीचर के प्रति कुछ भी, जो भी है सब सही। तो सर इस टाइम के पैरामीटर में, इस पैमाने में हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और इस वीडियो से मैं इस पॉडकास्ट में सीखा बच्चों के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में, सरकारी नौकरी के बारे में, कैसे ग्रामीण लोगों की बातें होती हैं, मिडिल क्लास कैसे सोचता है, और मिडिल क्लास का जो जत्था है उस प्रेशर से आपको फेलियर और सक्सेस की वैल्यू नहीं माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए। आप कंडक्टर से छोड़ के आप बसों के मालिक बन सकते हैं अगर आपके पास ज्ञान हो तो। अगर आप ज्ञान हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं और इसको यहीं समाप्त करते हैं। मगर इससे पहले इस वीडियो को 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार देख लेना, जिससे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो एक्शन करोगे तो सर की जो कुटाई वाली बात है, इम्प्लीमेंट और एक्शन नहीं किया तो कुटाई कोई ना कोई
आपको सर नहीं देंगे, ये कोई नहीं देगी, जिंदगी की कुटाई दे देगी। जिंदगी कुटाई दे देगी। कैसे कुटाई देगी? आपको हरा के। तो उस कुटाई से बचकर अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। 10th के बाद अगर 4 से 5 साल, हाँ। 10th के बाद अगर आपने अपने आप को ढाल लिया तो ज़िंदगी आसान से कटेगी, और अगर अपने आप को उस हिसाब से नहीं ढाला तो फिर बाद में ज़िंदगी आपको ढाल देगी। जिंदगी कुटाई कर आपको करेगी। मतलब कहने का मतलब अगर 4 से 5 साल अपने खुद की कुटाई, खुद की पिटाई, खुद की शॉर्ट सफरिंग कर बिल्कुल ली, बिल्कुल सफरिंग कर लेके पढ़ Suffering लिया, कर जान जान लिया तो आप अच्छा करोगे। मगर भविष्य आपका अच्छा रहेगा। अगर आपने नहीं किया तो फिर जिंदगी आपको सफरिंग जिंदगी, देगी। हाँ, वो जिंदगी कुटाई वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग टाइम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।